नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं मशहूर उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह हैरी अंदाज़ा लगा लेता है कि टुवुम्बा शायद बरगिता का अपहरण करके बैठा है, और जब वो टुवुम्बा को फ़ोन करता है तो टुवुम्बा ये बात मान लेता है और हैरी को कहता है कि उसके किए हुए बलात्कार और खून का इल्ज़ाम वो इवांस व्हाइट के सर पे लगा दे। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। अंक 3, अध्याय 52। एक कंप्यूटर। 9 बजे लेबी ने अपना माथा दरवाजे पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। काली बुलेट प्रूफ जैकेट पहने 2 पुलिसकर्मी उसके बगल में खड़े होकर बारीकी से देख रहे थे। उनके पास अपने हथियार तैयार थे। उनके पीछे सीढ़ियों पर वॉटकिंस, योंग और हैरी थे। ये लो, लेबी ने कहा और सावधानी से ताला खोलने का औजार उठा अपनी ओर कर लिया। याद रखना, अगर फ्लैट खाली हो तो किसी भी चीज को छूना मत, वॉटकिंस ने अधिकारियों से फुसफुसाते हुए कहा। लेबी एक तरफ खड़ा हो गया और उसने दोनों अधिकारियों के लिए खिताबी अंदाज में दरवाजा खोला, जो फ्लैट में दाखिल हुए, जिनमें से प्रत्येक ने अपने दोनों हाथों में बंदूकें पकड़ी हुई थीं। पक्का यहाँ कोई अलार्म नहीं है? हैरी ने फुसफुसाते हुए पूछा। हमने शहर की सभी सुरक्षा कंपनियों की जांच की है और किसी के भी पास इस फ्लैट के लिए कुछ भी पंजीकृत नहीं है, वॉटकिंस ने कहा। श्श, ये आवाज कैसी है? योंग ने कहा। दूसरों ने अपने ध्यान लगाए लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं सुन पाए। ये गई बम विशेषज्ञ की बात, वॉटकिंस ने रूखी आवाज में कहा। अधिकारियों में से एक वापस बाहर आया। सब ठीक है, उसने कहा। उन्होंने राहत की सांस ली और अंदर चले गए। लेबी ने हॉल में लाइट चालू करने की कोशिश की लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। अजीब है, उसने छोटे लेकिन साफ सुथरे बैठक में लाइट चालू करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह भी काम नहीं की। कोई फ्यूज उड़ गया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉटकिंस ने कहा। यहां तलाशी लेने के लिए पर्याप्त रोशनी है। हैरी, तुम रसोई में जाओ। लेबी, तुम बाथरूम में। योंग बैठक की खिड़की के पास मेज पर कंप्यूटर के सामने खड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा है, उसने कहा। लेबी, टॉर्च लेकर हॉल में फ्यूज बॉक्स चेक करो। लेबी बाहर गया और तुरंत लाइट जल गई और कंप्यूटर चालू हो गया। धत तेरे की, बैठक में लौट के लेबी ने कहा। फ्यूज के चारों ओर धागे का एक टुकड़ा बंधा हुआ था जिसे मुझे पहले निकालना पड़ा। मैं दीवार के साथ साथ उसके पीछे गया और वह दरवाजे में चला गया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक है ना? फ्यूज को लॉक से इस तरह जोड़ा गया था कि दरवाजा खोलते ही बिजली चली गई। मैंने जो आवाज सुनी वह कंप्यूटर के पंखे के बंद होने की थी, योंग ने कीबोर्ड दबाते हुए कहा। इस मशीन में रैपिड रिज्यूम है, इसलिए हम देख सकते हैं कि बंद होने से पहले कौन से प्रोग्राम चालू थे। स्क्रीन पर धरती की तस्वीर दिखाई दी और स्पीकर से एक खुशनुमा झंकार गूंजी। लगा ही था, योंग ने कहा। तुम चालाक कमीने, वहां देखो, उसने स्क्रीन पर एक आइकन की ओर इशारा किया। योंग, भगवान के लिए अब इस पर समय बर्बाद मत करो, वॉटकिंस ने कहा। सर, क्या मैं एक पल के लिए आपका मोबाइल फोन उधार ले सकता हूं? छोटे अधिकारी ने जवाब का इंतजार किए बिना वॉटकिंस का नोकिया छीन लिया। यहाँ का नंबर क्या है? हैरी ने
कंप्यूटर के बगल में रखे फोन पर नंबर पढ़ा, जबकि योंग ने उसे टाइप किया। फिर उसने कॉल का बटन दबाया। जैसे ही फोन बजा, कंप्यूटर से भिनभिनाने की आवाज आई और स्क्रीन पर आइकन बड़ा हो गया और ऊपर नीचे होने लगा। श्श, योंग ने कहा। कुछ सेकंड के बाद एक बीप की आवाज आई। उसने जल्दी से मोबाइल फोन बंद कर दिया। वॉटकिंस की भौहों के बीच गहरी झुर्रियां थीं। भगवान के लिए तुम क्या कर रहे हो योंग? सर, मुझे डर है कि टुवुम्बा ने आखिरकार हमारे लिए अलार्म लगाया हुआ था और अब वह बच गया है। अपनी बात समझाओ। वॉटकिंस के धैर्य की सीमाएं स्पष्ट थीं। क्या आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? ये एक मानक उत्तर देने वाली फोन सेवा है जो मॉडेम के माध्यम से फोन से जुड़ी है। टुवुम्बा बाहर जाने से पहले इस माइक्रोफोन से कंप्यूटर पर अपना स्वागत संदेश पढ़ता है। जब लोग फोन करते हैं तो प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है, टुवुम्बा का संदेश बजता है और जो छोटी सी बीप आपको सुनाई दी, उसके बाद आप अपना संदेश कंप्यूटर पर छोड़ सकते हैं। योंग, मुझे पता है कि आंसर फोन क्या होता है। इस सब का मतलब क्या है? सर, जब मैंने अभी फोन किया तो क्या बीप से पहले आपने कोई संदेश सुना? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि संदेश दिया गया था लेकिन उसे सेव नहीं किया गया था। वॉटकिंस को समझ में आने लगा। तुम कह रहे हो कि जब बिजली चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया तो आंसर फोन संदेश भी बंद हो गया? बिल्कुल सर। कभी कभी योंग की प्रतिक्रियाएं असामान्य होती थीं, जैसे अभी उसका चेहरा दमक रहा था। और ये उसका अलार्म सिस्टम है सर। जब हैरी को समस्या की गहराई का एहसास हुआ तो वह मुस्कुरा नहीं रहा था। तो टुवुम्बा को बस अपना नंबर मिलाना है और देखना है कि संदेश नहीं है और उसे पता चल जाएगा कि कोई उसके फ्लैट में घुस गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह पहले घंटी बजाए बिना कभी यहां नहीं आएगा, लेबी ने कहा। सत्यानाश, वॉटकिंस ने कहा। वह किसी भी समय फोन कर सकता है, हैरी ने कहा। हमें कुछ और समय चाहिए। कोई सुझाव? जी, योंग ने कहा। हम फोन कंपनी को कह के उनसे नंबर ब्लॉक करवा सकते हैं और फोन लाइन में खराबी होने का संदेश भेजने के लिए कह सकते हैं। और अगर वह फोन कंपनी को फोन करता है तो इलाके में केबल में खराबी खुदाई के कारण? ये संदिग्ध लगता है। वह अपने पड़ोसी का नंबर चेक करेगा, लेबी ने कहा। हमें पूरे इलाके की फोन सुविधा काटनी होगी, हैरी ने कहा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं सर? वॉटकिंस ने अपने कान के पीछे खुजलाया। अफरा तफरी मच जाएगी। क्या बकवास! ये जरूरी है सर। सत्यानाश! मुझे फोन दो योंग। मैकॉर्मिक को इसे सुलझाना होगा। जो भी हो, हम पूरे जिले में फोन बहुत लंबे समय तक बंद नहीं कर सकते होली। हमें अपने अगले कदम की योजना बनानी होगी। सत्यानाश! 11:30 बजे। कुछ नहीं, हताश वॉटकिंस ने कहा। कुछ भी नहीं। खैर, हम उससे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते थे कि वह कोई नोट छोड़कर जाए जिसमें लिखा हो कि बरगिता कहाँ है, हैरी ने कहा। लेबी बेडरूम से बाहर आया। उसने अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि योंग के पास भी, जो पूरे ब्लॉक का चक्कर लगा के आया था, रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था। वे बैठक कक्ष में बैठ गए। ये वास्तव में थोड़ा अजीब है, हैरी ने कहा। अगर हमने एक दूसरे के फ्लैट की तलाशी ली होती तो हमें कुछ न कुछ जरूर मिलता। एक दिलचस्प पत्र, एक दागदार पौर्ण पत्रिका, किसी पुराने प्रेमी की तस्वीर, चादर पर दाग, कुछ न कुछ। लेकिन ये आदमी एक सीरियल किलर है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि उसकी कोई जिंदगी भी है। मैंने पहले कभी इतना साफ सुथरा एक बैचलर आदमी का मकान नहीं देखा, लेबी ने कहा। ये बहुत साफ सुथरा है, योंग ने कहा। ये लगभग अजीब है। कुछ ऐसा है जिसे हमने अनदेखा कर दिया है, हैरी ने छत का अध्ययन करते हुए कहा। हमने हर जगह देखी है, वॉटकिंस ने कहा।
अगर उसने कोई सुराग छोड़ा है तो वो यहाँ नहीं है। वह आदमी यहाँ बस खाता है, सोता है, टीवी देखता है, शौच करता है और अपने कंप्यूटर पर संदेश छोड़ता है। तुम सही हो, हैरी ने बीच में टोका। ये वो जगह नहीं है जहां हत्यारा टुवुम्बा रहता है। यहाँ रहने वाला व्यक्ति असामान्य रूप से साफ सुथरा आदमी है, जिसे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई उसमें दिलचस्पी लेगा। लेकिन दूसरे के बारे में क्या? क्या उसके पास कोई और जगह हो सकती है? कोई दूसरा फ्लैट, कोई हॉलिडे कॉटेज? वैसे उसके नाम पर कुछ और पंजीकृत नहीं है, योंग ने कहा। मैंने निकलने से पहले पता लगाया था। मोबाइल फोन बजा। ये मैककॉर्मेक था। उसने फोन कंपनी से बात की थी। इस तर्क पर कि ये जीवन और मृत्यु का मामला है, उन्होंने कहा था कि ये एम्बुलेंस को बुलाने के लिए पड़ोसियों के लिए भी जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है। लेकिन मेयर के कार्यालय से थोड़ी सी मदद से मैककॉर्मेक शाम 7 बजे तक लाइनों को बंद करने में कामयाब रहा। अब यहाँ धूम्रपान करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, लेबी ने एक पतली सिगारेलो निकालते हुए कहा, या कालीन पर राख गिराने और हॉल में बड़े बड़े पैरों के निशान छोड़ने से। किसी के पास माचिस है? हैरी ने इधर उधर माचिस की तीली ढूंढने के लिए देखा और एक माचिस जलाई। वह माचिस की डिब्बी को घूरता हुआ बैठा रहा और पाया कि उसमें उसकी दिलचस्पी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि इस डिब्बी में खास बात क्या है? उसने कहा। दूसरों ने कर्तव्य निष्ठा से अपना सिर नामे हिलाया। इस पर लिखा है कि ये वाटरप्रूफ है और ये पहाड़ों और समुद्र में इस्तेमाल के लिए है। क्या आप में से कोई वाटरप्रूफ माचिस लेकर घूमता है? और भी नामे सिर हिले। क्या मैं ये कहने में गलत तो नहीं होऊंगा कि आप इन्हें केवल विशेष दुकानों में ही खरीद सकते हैं और इनकी कीमत आम डिब्बियों से थोड़ी ज्यादा है? दूसरों ने कंधे उचका दिए। वैसे भी ये आम नहीं है, मैंने ऐसे डिब्बे कभी नहीं देखे, लेबी ने कहा। वॉटकिंस ने डिब्बी को बारीकी से देखा। मुझे लगता है कि मेरे बहनोई के पास अपनी नाव पर ऐसी डिब्बियां थीं, उसने कहा। मुझे ये डिब्बी टुवुम्बा ने दी थी, हैरी ने कहा, अंतिम संस्कार में। वहां सन्नाटा छा गया। योंग खांसा। हॉल में एक नौका की तस्वीर है, उसने संकोच से कहा। 1 बजे। मदद के लिए धन्यवाद लिज, योंग ने कॉल बंद करते हुए कहा। हमें मिल गया। ये लेडी बे के मरीना में है, जहां ये गर्ट वैन हूस नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, वॉटकिंस ने कहा। योंग, तुम यहीं रहो, अगर टुवुम्बा आ जाए तो। लेबी, हैरी और मैं अभी वहां जाएंगे। यातायात कम था और लेबी की नई टोयोटा न्यू साउथ हेड रोड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कोई बैकअप नहीं है सर? लेबी ने पूछा। अगर वह वहां है तो हम 3 आदमी ही काफी हैं, वॉटकिंस ने कहा। योंग के अनुसार कोई हथियार लाइसेंस पंजीकृत नहीं है और मुझे लगता है कि वह हथियार दिखाने वाला आदमी नहीं है। हैरी खुद को रोक नहीं पाया। आपको कैसा लगता है सर? वैसा ही जैसे जब आपको लगा था कि फ्लैट में घुसना एक अच्छा विचार है, वैसा ही जैसा लग रहा था कि उसे रेडियो ट्रांसमीटर अपने बैग में रखना चाहिए था। होली मैं बस पूछ रहा हूं सर, अगर हमें किसी भी चीज के मार्गदर्शन के लिए वो मान लेना चाहिए जैसा आपको लगता है, तो इसका मतलब होगा अब तक जो कुछ हुआ है उसके मद्देनजर वह बंदूक दिखाएगा, ऐसा नहीं है? हैरी को एहसास हुआ कि उसकी आवाज ऊंची हो गई है और चुप हो गया। अभी नहीं, उसने खुद से कहा। अभी तक नहीं। धीमी आवाज में उसने वाक्य पूरा किया। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं उस पर लगातार गोलियों की बौछार कर सकता हूं। वॉटकिंस ने जवाब न देने का फैसला किया।
इसके बजाय वह खिड़की से बाहर उदास होकर घूरता रहा, जबकि गाड़ी चुपचाप चलती रही। आईने में हैरी ने लेबी की सतर्क रहस्यमय मुस्कान देखी। 1:30 बजे। लेडी बेबीच, लेबी ने इशारा करते हुए कहा। यह नाम भी ठीक है। क्या है कि यह सिडनी का नंबर 1 समलैंगिक समुद्र तट है। उन्होंने मरीना की बाड़े के बाहर गाड़ी खड़ी करने का फैसला किया और घास के टीले से होते हुए छोटे बंदरगाह पर पहुंचे, जहां संकीर्ण पॉन्टूनों के दोनों ओर मस्तूल एक साथ सटे हुए थे। गेट पर एक नींद में डूबा हुआ गार्ड था, जो हल्की नीली वर्दी की शर्ट पहने हुए था। जब वॉटकिंस ने अपना पुलिस बैज दिखाया तो वह उत्साहित हो गया और बताया, गर्ट वैन हूस की नाव कहाँ लंगर डाले है। क्या कोई सवार है? हैरी ने पूछा। जहां तक मुझे पता है, नहीं, गार्ड ने कहा। गर्मियों में हर चीज पर नजर रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से नाव में कोई था। क्या हाल ही में कोई वहां गया था? अगर मेरी याददाश्त सही है तो हाँ, श्री वैन हूस मंगलवार देर रात यहाँ आए थे। वे आमतौर पर पानी के पास पार्क करते हैं। वे उस रात बाद में फिर चले गए थे। और तब से नाव पर कोई नहीं गया है? वॉटकिंस ने पूछा। मेरी निगरानी में तो नहीं, लेकिन सौभाग्य से हम यहाँ कई लोग हैं। क्या वह अकेला था? जहां तक मुझे याद है, हाँ। क्या वह नाव पर कुछ ले जा रहा था? शायद, मुझे याद नहीं है। ज्यादातर लोग ले जाते हैं। क्या आप हमें श्री वैन हूस का विवरण दे सकते हैं? हैरी ने कहा। गार्ड ने अपना सिर खुजलाया। जी नहीं, वास्तव में मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं? वॉटकिंस ने आश्चर्य से पूछा। गार्ड भोंदू की तरह दिख रहा था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि सभी आदिवासी एक जैसे दिखते हैं। मरीना के नजदीक पानी पर सूरज चमक रहा था, लेकिन आगे समुद्र पर बड़ी और भारी लहरें उठ रही थीं। जब वे पॉन्टून के साथ साथ सावधानी से आगे बढ़ रहे थे तो हैरी को महसूस हो रहा था कि यहाँ हवा ज्यादा ताज़ा थी। उसने एडिलेड नाम की नाव और उसके पंजीकरण नंबर को पहचान लिया, जो एक तरफ पर लिखा हुआ था। एडिलेड मरीना की सबसे बड़ी नावों में से एक नहीं थी, लेकिन ये अच्छी तरह से रखी हुई दिख रही थी। योंग ने उन्हें समझाया था कि केवल एक निश्चित आकार से बड़े इंजन वाली नावों को ही पंजीकृत किया जाता है, इसलिए वास्तव में उन्हें अपनी किस्मत से कुछ ज्यादा संख्या में नावें मिली थीं। इतनी ज्यादा कि हैरी को एक अप्रिय एहसास हुआ कि उनकी अच्छी किस्मत समाप्त हो चुकी है। इस विचार से कि बरगिता नाव पर हो सकती है, उसका दिल धड़क रहा था। वॉटकिंस ने लेबी को पहले अंदर जाने का इशारा किया। हैरी ने अपनी बंदूक से सेफ्टी कैच निकाला और उसे लाउंज हैच की ओर तान दिया, जबकि लेबी ने सावधानी से अपने पैर पीछे के डेक पर रखे। वॉटकिंस जहाज पर चढ़ते समय एंकर रस्सी पर फिसल गया और धड़ाम से डेक पर गिरा। वे रुक गए और ध्यान से सुनने लगे, लेकिन उन्हें केवल हवा और लहरों की आवाज सुनाई दी जो पतवार से टकरा रही थीं। लाउंज और पीछे के कैबिन दोनों ही दरवाजे पर ताले लगे थे। लेबी ने अपना पिकलॉक निकाला और काम पर लग गया। कुछ मिनटों के बाद दोनों को खोल दिया गया। लेबी ने लाउंज का दरवाजा खोला और पहले हैरी अंदर चढ़ा। नीचे अंधेरा था और हैरी अपनी बंदूक को अपने सामने रखकर तब तक बैठा रहा जब तक वॉटकिंस नीचे नहीं उतरा और पर्दे नहीं हटा दिए। ये एक सादी लेकिन शानदार ढंग से सुसज्जित नाव थी। लाउंज मेहोगनी से बनी थी, लेकिन इसके अलावा अंदर और कोई बेशकीमती अतिरिक्त सामान नहीं था। एक समुद्री चार्ट टेबल पर लिपटा हुआ पड़ा था। इसके ऊपर एक युवा मुक्केबाज की तस्वीर टंगी थी। बरगिता! हैरी चिल्लाया। बरगिता! वॉटकिंस ने
उसका कंधा थपथपाया। वह यहाँ नहीं है, लेबी ने पुष्टि की जब वे नाव के अगले हिस्से से लेकर पिछले हिस्से तक देख चुके थे। वॉटकिंस पीछे के डेक पर रखे एक बक्से में अपना सिर घुसाए खड़ा था। हो सकता है वह यहाँ आई हो, हैरी ने समुद्र को देखते हुए कहा। हवा चल रही थी और दूर लहरों के सिरे सफेद झागदार थे। हमें फॉरेंसिक को यहाँ बुलाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे क्या खोज पाते हैं, वॉटकिंस ने सीधे खड़े होते हुए कहा। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उसके पास कोई जगह है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। या, हैरी ने कहा। बकवास, उसने उसे कहीं छिपा रखा है, बस उसे ढूंढने की देर है। हैरी बैठ गया। हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया और बिगाड़ दिया। लेबी ने सिगारेलो जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उसने हार मान ली। तो अब हम क्या करें? हैरी ने पूछा। जल्दी से उसकी नाव से उतर जाएं, वॉटकिंस ने कहा। अगर वह इस तरफ से गाड़ी चला के आता है तो वह हमें सड़क से देख सकता है। वे उठे, दरवाजों को ताला लगाया और वॉटकिंस ने लंगर की रस्सी के बहुत ऊपर से कदम रखा ताकि फिर से ठोकर न लगे। लेबी स्थिर खड़ा रहा। क्या है? हैरी ने पूछा। जी, लेबी ने कहा, मैं नावों का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन क्या ये सामान्य है? क्या? जब आप आगे और पीछे रस्सी डाले हुए हों तो लंगर भी गिराना? उन्होंने एक दूसरे को देखा। इसे ऊपर खींचने में मेरी मदद करो, हैरी ने कहा। अध्याय 53। छिपकलियां गा रही हैं। 3 बजे वे सड़क पर दौड़े। बादल आसमान में तेजी से उड़ रहे थे। सड़क के किनारे लगे पेड़ हिल रहे थे और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे। सड़क के किनारे घास सपाट पड़ी थी और रेडियो खटपट कर रहा था। सूरज फीका पड़ गया था और क्षणभंगुर छायाएं समुद्र के उस पार भाग रही थीं। हैरी पीछे बैठा था, लेकिन उसने अपने आसपास के तूफान को उमड़ते हुए नहीं देखा। उसने केवल उस चिपचिपी हरी रस्सी को देखा जिसे उन्होंने समुद्र से झटके से खींचा था। पानी की बूंदें चमकते हुए क्रिस्टल की तरह समुद्र में गिर रही थीं और नीचे गहराई में उन्होंने एक सफेद रेखा को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हुए देखा था। एक गर्मी की छुट्टी में उसके पिता उसे नाव में ले गए थे और उन्होंने एक हैलीबट पकड़ी थी। ये सफेद और अकल्पनीय रूप से बड़ी थी और तब भी हैरी का मुंह सूख गया था और उसके हाथ कांपने लगे थे। जब उन्होंने अपने शिकार के साथ रसोई में प्रवेश किया था तो उसकी माँ और दादी ने उत्साह से ताली बजाई थी और बड़े चमकदार चाकू से ठंडी खून बहाती मछली को काटना शुरू कर दिया था। गर्मियों के बाकी दिनों में हैरी ने नाव में विशाल हैलीबट के बारे में सपने देखे, जिसकी उभरी हुई आंखें और चेहरे पर सदमे से जमी हुई अभिव्यक्ति थी, जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में मर रही है। अगले क्रिसमस पर हैरी को प्लेट में कुछ जेली जैसे टुकड़े दिए गए थे और उसके पिता ने गर्व से सभी को बताया था कि कैसे उन्होंने और हैरी ने इस फ्योर्डन में हैलीबट पकड़ी थी। हमने सोचा कि हम इस क्रिसमस पर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, उसकी माँ ने कहा था। उसका स्वाद मृत्यु और अनैतिकता का था और हैरी मेज से आंखों में आंसू लिए गुस्से में भरे हुए मेज छोड़ के चला गया था। और अब हैरी एक कार के पीछे बैठा था जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और खुद को पानी में घूरते हुए देख रहा था, जहां समुद्री बिछुआ जेलीफिश जैसी कोई चीज रस्सी के हर झटके पर अपने लाल टेंटिकल्स को इकट्ठा करती थी, रुकती थी और उन्हें एक नए तैराकी के तरीके में फैलाती थी। जैसे ही वह सतह के पास पहुंचती थी,
वह उन्हें एक पंखे के आकार में फैला देती थी ताकि उसके नीचे नग्न सफेद शरीर को छुपाया जा सके। रस्सी उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी और बेजान लाश हैरी को अजीब तरह से अजनबी और अलग सी लग रही थी। लेकिन जब उन्होंने उसे उसकी पीठ पर पलटा तो हैरी को फिर वही महसूस हुआ। चेहरे का भाव उस साल की गर्मियों वाला ही था। बुझी हुई आंखों में हैरानी, आरोप लगाते हुए अंतिम प्रश्न, बस क्या यही सब? क्या वास्तव में अंतिम उद्देश्य ये है कि सब कुछ इस तरह समाप्त हो जाए? क्या जीवन और मृत्यु वास्तव में इतने मामूली हैं? क्या ये वही है? वॉटकिंस ने पूछा था और हैरी ने ना में उत्तर दिया था। जब उसने सवाल दोहराया तो हैरी ने देखा कि उसके कंधे की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, जिस पर उसकी बिकनी टॉप वाली जगह पर एक सफेद पट्टी के बगल में लाल त्वचा दिखाई दे रही थी। वह धूप से झुलस गई थी, उसने आश्चर्य से उत्तर दिया। उसने मुझसे अपनी पीठ पर सन क्रीम लगाने के लिए कहा था। उसने कहा था कि उसे मुझ पर भरोसा है, लेकिन वह जल गई थी। वॉटकिंस उसके सामने खड़ा हुआ और उसने हैरी के कंधों पर हाथ रखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है हैरी, मेरी बात सुन रहे हो? ये वैसे भी होता, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अब काफी अंधेरा हो चुका था और हवा के झोंके इतनी जोर से आ रहे थे कि यूकलिप्टस के पेड़ हिल रहे थे और अपनी शाखाओं को लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे खुद को जमीन से अलग करके जॉन विंडहम के काल्पनिक पौधों की तरह इधर उधर लहरा रहे थे, जो आने वाले तूफान से जीवित हो गए थे। छिपकलियां गा रही हैं, हैरी ने अचानक पीछे की सीट से कहा। कार में बैठने के बाद बोले गए ये पहले शब्द थे। वॉटकिंस मुड़ा और लेबी ने उसे आईने में देखा। हैरी खांसा। एंड्रू ने एक बार कहा था, छिपकलियों और छिपकलियों के परिवार के मनुष्यों में गाकर बारिश और तूफान पैदा करने की शक्ति थी। उसने मुझे बताया कि छिपकलियों के परिवार द्वारा गाकर और प्लैटिपस को डुबोने के लिए चकमक पत्थर से चाकू से खुद को काटकर महान बाढ़ लाई गई थी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगभग सभी प्लैटिपस मर गए, लेकिन कुछ बच गए। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को पानी के नीचे सांस लेना सिखाया। बारिश की पहली बड़ी बूंदें विंडस्क्रीन पर कंपकंपी के साथ गिरी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हैरी ने कहा। टुवुम्बा को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि हम उसके पीछे हैं और फिर वह चूहे की तरह जमीन में गायब हो जाएगा। मैं ही उसके साथ हमारी एकमात्र कड़ी हूं और अब आप सोच रहे हैं कि क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? खैर, मैं क्या कह सकता हूं? मुझे लगता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता था। वॉटकिंस असहज दिख रहा था। लेबी ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मैं पानी के नीचे सांस लूंगा, हैरी ने कहा। 3:30 बजे। कॉन्फ्रेंस रूम में किसी ने भी पंखे के विलाप पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा आदमी कौन है, हैरी ने कहा, और हम जानते हैं कि उसे लगता है कि पुलिस को उसके बारे में नहीं पता। वह शायद सोच रहा है कि मैं इवांस व्हाइट को फंसाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि ये एक बहुत ही अस्थायी स्थिति है। हम घरों को ज्यादा समय तक फोन के बिना नहीं रख सकते, और इसके अलावा अगर जैसा कहा गया है कि लाइन खराब है उसे ठीक नहीं करते तो ये जल्द ही संदिग्ध लगने लगेगा। अगर वह अपने घर आता है तो उसके घर के पास पुलिस अधिकारी तैनात हैं। नाव के लिए भी यही बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे यकीन है कि वह बिना 100% पक्का किए कि सब कुछ सुरक्षित है कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। ये मान लेना शायद यथार्थवादी है कि आज शाम को कभी न कभी उसे पता चल जाएगा कि हम उसके फ्लैट में थे।
इससे हमारे पास दो विकल्प उठते हैं। हम खतरे की घंटी बजा सकते हैं, टीवी पर लाइव जा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हम उसे गायब होने से पहले पकड़ लेंगे। प्रतिवाद ये है कि जिसने भी अपने लिए सुरक्षा के लिए इतना लंबा चौड़ा काम किया है, उसने पहले से ही दूसरी योजना बना रखी होगी। जैसे ही वह स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देखेगा, हम उसके भूमिगत होने का जोखिम उठाते हैं। इसलिए दूसरा विकल्प ये है कि हम उस थोड़े से समय का उपयोग करें, इससे पहले कि वह महसूस कर सके कि हम उसके इर्द गिर्द हैं। जो अभी हमारे पास है, उसे तब पकड़ लें जब तक वो अनजान है। मैं वोट देता हूं कि हम उसके पीछे जाएं, लेबी ने अपने कंधे से एक बाल हटाते हुए कहा। उसे पकड़ें, वॉटकिंस ने कहा। सिडनी में 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह कहाँ हो सकता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वह सिडनी में है भी या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है, हैरी ने कहा। वह पिछले 1.5 घंटे से सिडनी में जरूर है। क्या क्या तुम कह रहे हो कि उसे देखा गया है? योंग, हैरी ने हमेशा मुस्कुराते रहने वाले अधिकारी को बोलने का मौका दिया। मोबाइल फोन, उसने बोलना शुरू किया, मानो उसे अपना निबंध कक्षा में जोर से पढ़ने के लिए कहा गया हो। सभी मोबाइल फोन वार्तालाप बेस स्टेशनों के माध्यम से जुड़े होते हैं जो सिग्नल प्राप्त और संचारित करते हैं। एक फोन कंपनी देख सकती है कि विभिन्न बेस स्टेशन किस ग्राहक के सिग्नल प्राप्त करते हैं। हर एक लगभग 10 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। जहां अच्छी कवरेज होती है, यानी निर्मित क्षेत्रों में, आपका फोन आमतौर पर एक साथ 2 या उससे अधिक स्टेशनों द्वारा कवर किया जाता है, कुछ हद तक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह। इसका मतलब है कि जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो फोन कंपनी 10 किलोमीटर के भीतर आपकी जगह का पता लगा सकती है। अगर बातचीत को एक साथ 2 स्टेशन पकड़ते हैं तो ये उस क्षेत्र को घटा के उस दायरे में ले आता है जहां दोनों स्टेशन के सिग्नल मिल जाते हैं। अगर आपके सिग्नल 3 स्टेशनों द्वारा पकड़े जाते हैं तो जोन और भी छोटा हो जाता है और इसी तरह। इस तरह मोबाइल फोन को एक लैंडलाइन की तरह एक ही पते पर नहीं खोजा जा सकता, लेकिन हमारे को जगह का इशारा तो मिल ही जाता है। इस समय हम टुवुम्बा के सिग्नल का अनुसरण करने वाली फोन कंपनी के 3 लोगों के संपर्क में हैं। हम उन्हें यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम की एक लाइन से जोड़ सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ 2 स्टेशनों के साथ एक साथ सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं और ओवरलैपिंग क्षेत्र में पूरा शहर, बंदरगाह और वुलुमुलु का आधा हिस्सा शामिल है। अच्छी खबर ये है कि वह एक जगह नहीं रुका हुआ है और हमें बस थोड़ी किस्मत की जरूरत है, हैरी ने कहा। हमको उम्मीद करनी है कि वह 3 या उससे ज्यादा बेस स्टेशनों द्वारा कवर किए गए छोटे से हिस्से में से किसी एक में चले जाना है। अगर ऐसा होता है तो हम एक पल की चेतावनी पर अपने पास मौजूद सभी सिविलियन कारों को लॉन्च कर सकते हैं और उम्मीद की एक छोटी किरण है कि हम उसे पा सकते हैं। वॉटकिंस आश्वस्त नहीं दिखा। तो उसने अभी किसी से बात की है और उसने 1.5 घंटे पहले भी फोन किया था और दोनों बार सिडनी के बेस स्टेशनों द्वारा सिग्नल उठाए गए थे, उसने कहा। और हम उसे खोजने के लिए इस बात पर निर्भर हैं कि वह फोन पर लगातार बात करता रहे, और अगर वह फोन नहीं करता है तो हम उसे फोन कर सकते हैं, है ना? लेबी ने कहा। बढ़िया, वॉटकिंस ने कहा। उसके गाल बहुत लाल हो गए थे। बहुत बढ़िया विचार है। हम उसे हर 15 मिनट में फोन करके समय बताने जैसा या ऐसा ही कुछ दिखावा कर सकते हैं, जिससे उसे पता चल जाएगा कि फोन पर बात करना शायद समझदारी नहीं है। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, योंग ने कहा। उसे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कैसे? उसका फोन चालू होना ही काफी है, हैरी ने कहा। ऐसा लगता है कि टुवुम्बा को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जब तक फोन बंद नहीं होता तब तक ये अपने आप हर आधे घंटे में एक छोटी सी बीप भेजता है, ये बताने के लिए कि ये अभी भी चालू है।
ये बीप बेस स्टेशनों पर ऐसे ही दर्ज होती है जैसे कि बातचीत। तो लाइन खुली रखते हैं, कुछ कॉफ़ी बनाते हैं, चुपचाप बैठते हैं और उम्मीद रखते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मशहूर उपन्यासकार जो नेस्बो के लिखे हिंदी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल के अध्याय 52 और 53। इसके आगे के अध्याय लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।